हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम पुलकित तिवारी और आज मैं आप लोगों के लिए यहाँ पर बहुत ही बेहतरीन सीरीज शुरू करने वाला हूँ जो है क्लास 12 की एनसीईआरटी दैट इज़ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब मैंने क्लास 12 की इकोनॉमिक्स की एनसीईआरटी को क्यों उठाया है, क्योंकि ये हमारे यूपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन को, यूपीएससी सीएससी के सिलेबस को जो है वो अराउंड 80% तक कवर कर लेती है, दैट टू इन डिटेल। अभी आप बोलेंगे सिर्फ एक बुक कैसे 80% डिटेल कवर करती है? यस, ज़्यादातर लोग आपको इकोनॉमिक्स पढ़ाते हैं लेकिन उसके सोर्स नहीं बताते हैं। कुछ आपको उलझा देते हैं कि रमेश सिंह पढ़ लेना, ये पढ़ लेना, संजीव वर्मा पढ़ लेना। नो, द की इज़ द एनसीईआरटी ओनली। सिर्फ आप एनसीईआरटी को कराऊंगा मैं और आप देखोगे कि सारे चैप्टर्स को कैसे डिटेल में हम कवर करेंगे और वो हमारे सिलेबस को कैसे कंप्लीट करने में हमारी हेल्प करेगा। तो यहाँ पर जो मैक्रो इकोनॉमिक्स मैंने लिए, तो पहले मैं क्लास 12 से स्टार्ट करूंगा और उसके बाद में मैं क्लास 11 के बेसिक्स कराऊंगा। जो क्लास 12 है, जिसको हम बोल सकते हैं स्टैटिक पोर्शन को, ये हमारे कवर करती है। काफ़ी डायनामिक नहीं है, स्पेशली स्टैटिक ही है। स्टैटिक मतलब जो हर साल चेंज नहीं होता है और इससे क्वेश्चन आते हैं हर साल। यहाँ पर आपको 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे इसी सीरीज में से। आप देखोगे कोई भी एग्जाम दो, नो मैटर ओनली यूपीएससी सिविल सर्विसेज, आप यूपीएससी का सीडीएस दो, यूपीएससी का एनडीए दो और कोई अदर, अगर आप स्टेट पीसीएस भी देना चाहते हो तो वो इससे दे सकते हो। तो यहाँ पर मैंने देखो कैसे 6 चैप्टर में एनसीईआरटी को डिवाइड किया है। मैंने सारे चैप्टर्स एनसीईआरटी से लिए हैं। ये एनसीईआरटी पढ़ने में काफ़ी डिफिकल्ट लगती है, लेकिन यहाँ पर मेरा काम है इस एनसीईआरटी को आपके लिए सिनॉप्सिस फॉर्म में चार्ट बना के, फ्लो चार्ट बना के मैं काफ़ी ईजी कर देने वाला हूँ। तो एक बार हम चैप्टर्स को देख लेते हैं क्या क्या है। सिलेबस तो आपको पता ही है, मैंने कल एक्सप्लेन कर दिया था, लेकिन आज मैं आप लोगों को यहाँ पर चैप्टर्स के बारे में इंफॉर्मेशन देना चाहता हूँ। देखिए यहाँ पर मेनली 6 चैप्टर्स हैं। पहला चैप्टर है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स का मीनिंग क्या होता है और ये मैक्रो और माइक्रो में डिफरेंस क्या है और कब से हमने मैक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया और कब माइक्रो इकोनॉमिक्स को पढ़ना बंद कर दिया। फिर ये सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम क्या है, कि पूरी इकोनॉमी में ये इनकम कैसे जनरेट होती है, वो कैसे वन हैंड टू अदर हैंड ऑपरेट करती है और पूरा सिस्टम वर्क कैसे करता है, इसी को हम बोलते हैं सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। यहाँ पर हम 2 फ्लो देखेंगे, 3 फ्लो देखेंगे, 4 फ्लो देखेंगे। ईजी है, अभी सुनने में डिफिकल्ट लग रहा होगा बट इट्स वेरी इजी। फिर सेकंड हमारा चैप्टर देखेंगे हम, दैट इज नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट। अभी नेशनल इनकम क्या होती है अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, उसकी अलग डेफिनेशन है। आरबीआई कैसे 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है, 8 एग्रीगेट्स के थ्रू वो कैसे अपनी नेशनल इनकम को निकालता है। फिर उसके मेजरमेंट करने के क्या 3 मेथड्स यहाँ पर दी हुई हैं, तो तीनों मेथड्स को हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। तो जो भी एनसीईआरटी में दिया हुआ हम सिर्फ उसको कवर करेंगे। 8 एग्रीगेट्स को मेनली किसके बेसिस पे यूज कर सकते हैं, हम जीडीपी के बेसिस पे यूज करेंगे और उससे कैसे हम नेशनल इनकम पर अराइव करेंगे वो आपको मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ चैप्टर नंबर 2 में। फिर जो हमारा चैप्टर नंबर 3 रहेगा, दैट इज मनी एंड बैंकिंग। अब ये मनी एंड बैंकिंग में हम क्या करेंगे, तो सबसे पहले हम देखेंगे इवोल्यूशन ऑफ मनी क्या हुआ, डिफरेंट टाइप ऑफ मनी क्या थे, ये एनिमल मनी क्या था, कॉमोडिटी मनी क्या थे, ये बार्टर सिस्टम क्या था, उसमें क्या ड्रॉबैक्स थे और मनी का धीरे धीरे इवोल्यूशन कैसे हुआ, मेटेलिक कॉइन कैसे आया, ये लीगल टेंडर क्या होता है, नॉन लीगल टेंडर क्या होता है, ये फिएट मनी क्या होती है, फिड्यूशरी मनी क्या होती है। ओके, तो यहाँ पर हम ये सारी चीज़ों को देखेंगे। फिर जो बैंकिंग वाला सेक्टर है, बैंकिंग वाले में हम देखेंगे कि रोल ऑफ आरबीआई। आरबीआई क्या है इंडिया के लिए, आप बोलेंगे सेंट्रल बैंक है। तो सेंट्रल बैंक में और कमर्शियल बैंक में डिफरेंसेस भी हम देखेंगे कि भाई आरबीआई तो सेंट्रल बैंक है, तो फिर एसबीआई क्या है, तो एसबीआई को मैंने बोला एसबीआई इज कमर्शियल बैंक क्योंकि इसका प्रॉफिट मोटिव है, और आरबीआई क्या है, वो वेलफेयर के लिए भी काम करता है। तो दोनों में हम डिफरेंस भी देखेंगे, बैंकिंग से रिलेटेड कुछ टर्मिनोलॉजीज देखेंगे। ये बैंकिंग और नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस में डिफरेंस क्या होता है वो यहाँ पर हम समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पर जो चैप्टर नंबर मेरा 4 आ जाता है, देखो चैप्टर नंबर 4 क्या है, मोर और लेस क्या है, ये काफ़ी न्यूमेरिकल बेस्ड है। तो यहाँ पर हम न्यूमेरिकल को सॉल्व नहीं करने वाले हैं, न्यूमेरिकल्स को हम सॉल्व नहीं करने वाले हैं, लेकिन चैप्टर में हमारे लिए सिर्फ एक ही टॉपिक इंपॉर्टेंट, दैट इज एम्प्लॉयमेंट। एम्प्लॉयमेंट में हम क्या देखेंगे, हम देखेंगे टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या होते हैं, कितने टाइप के अनएम्प्लॉयमेंट होते हैं, और यहाँ पर जो भी क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी थी हम उसको कवर करेंगे प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से। ओके, फिर हम आ जाते हैं चैप्टर नंबर 5, दैट इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हमेशा इससे क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी बनी रहती है, दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो गवर्नमेंट बजट में हम क्या देखेंगे, गवर्नमेंट बजट के हम कंपोनेंट्स देखेंगे कि गवर्नमेंट बजट के कितने कंपोनेंट्स होते हैं, गवर्नमेंट बजट प्रिपेयर कैसे करता है, प्रिपेयर कैसे होता है। फिर यहाँ पर कुछ पॉलिटी के हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशनल एंगल देख लेंगे कि किस आर्टिकल में दिया हुआ है। बजट 2 बेस पे बनते हैं, एक स्टेट पे, स्टेट भी अपने बजट बनाते हैं और सेंटर भी जो है अपना बजट बनाता है, तो दोनों के अकॉर्डिंग हम देखेंगे पॉलिटी एंगल से कि कौन से आर्टिकल में दिया हुआ है। गवर्नमेंट बजट के कंपोनेंट क्या होते हैं, ओके, 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, फिर फर्दर डिवाइड करेंगे, देखेंगे इसमें टैक्सेस वगैरह कौन से लगते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं,
ओके, ये प्रोग्रेसिव टैक्स क्या है, रेग्रेसिव टैक्स क्या है, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, यहाँ पर कुछ कर्व्स वगैरह भी है, वो भी हम यहाँ पर देखने की कोशिश करेंगे। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है दैट इज अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, इसका नाम है फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। कि भाई अगर मैं बोलता हूँ कि आज $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, तो ये डिसाइड कौन करता है, तो ये फॉरेन एक्सचेंज रेट डिसाइड करता है। तो इसके रिलेटेड भी हमारे पास दो मेथड है, वो हम देखेंगे कि फॉरेन एक्सचेंज रेट कैसे डिसाइड होता है, पहले क्या मेथड्स चलती थी इसको डिसाइड करने की, और अब कैसे मार्केट बेस्ड हम मार्केट ओरिएंटेड मेथड पर आ चुके हैं, अराइव कर चुके हैं। और उसी के बाद चूंकि हम अगर हमको फॉरेन एक्सचेंज रेट की ज़रूरत क्यों पड़ती है, क्योंकि हमको विदेशों से क्या करना रहता है, ट्रेड, हमको बाहरी देशों से क्या करना रहता है, ट्रेड। और अगर हम ट्रेड करते हैं तो हम गुड्स एंड सर्विसेज को या तो बुलवाते हैं या तो बाहर बेचते हैं। इसका मतलब हम क्या करते हैं गुड्स एंड सर्विसेज का, आइदर वी इंपोर्ट द गुड्स और वी एक्सपोर्ट द गुड, तो हम इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं। और इंपोर्ट एक्सपोर्ट करते हैं तो हमारे आरबीआई को पूरे इंपोर्ट एक्सपोर्ट का एक बैलेंस मेंटेन करना पड़ता है, एक बुक मेंटेन करना पड़ती है जिसको हम बोलते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट बुक। क्या बोलते हैं, बैलेंस ऑफ पेमेंट बुक। और कैसे हम इसको डिसाइड करते हैं कि हम कितने गुड्स को बुला सकते हैं, क्योंकि हमें डॉलर देना पड़ेगा, तो फिर हम डॉलर को लाएंगे कैसे, ये सारा अरेंजमेंट कैसे होता है, ये सब कहाँ पर डिसाइड होता है, दैट इज इन बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो आज हमने सिलेबस को देखा मेनली, तो आज सिलेबस को देखा, तो अब सिलेबस में हम एक बार और अगर डिटेल में जाने की कोशिश करेंगे तो मैं आपको बता देता हूं कि हम सिलेबस में देखने क्या वाले हैं। तो देखिए चैप्टर 1 जो है हमारा वो है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। चैप्टर 1 का नाम ही है मैक्रो इकोनॉमिक्स एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। तो सबसे पहले तो हम इसमें समझेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होता है। मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब होता है स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स मतलब जब मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ, मान लो मैं इकोनॉमी की बात करता हूँ और मैं इकोनॉमी में मान लो किसकी बात कर रहा हूँ, इंडिया की। तो जब भी गवर्नमेंट को कोई भी बजट बनाना है, कोई भी चीज़ करना है, कोई भी पॉलिसी लाना है, कोई भी अदर वर्क करना है, किसी बारे में प्रपोजल लाना है, कोई डिफेंस का प्रपोजल है, तो यहाँ पर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता हूँ। फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट को मान लो बनाना है एजुकेशन पॉलिसी, ओके, तो एजुकेशन पॉलिसी जो भी गवर्नमेंट बनाएगी वो किसी एक सिंगल इंडिविजुअल पे बेस नहीं रहेगी, वो सारे इंडिविजुअलों को देख के बनाई जाएगी। तो ये क्या हो गए, सारे इंडिविजुअल एक 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 करके क्या हो गए, एग्रीगेट्स हो गए, सारे के सारे इकट्ठे हो गए। तो मतलब इकोनॉमी एज अ होल की बात मैं यहाँ पे करता हूँ। किसकी बात करता हूँ मैं यहाँ पर, इकोनॉमी एज अ होल की जब मैं बात करता हूँ तो उसी को मैं क्या बोलता हूँ, मैक्रो इकोनॉमिक्स। ध्यान रहेगा। तो इसमें हम पढ़ते क्या है, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। देखिए जो फर्स्ट चैप्टर है ना वो मेनली क्या है, वो अदर चैप्टर्स का क्या है, वो अदर चैप्टर्स का मेनली इंट्रोडक्शन टाइप से है। ओके, तो फर्स्ट चैप्टर क्या है, अदर चैप्टर का इंट्रोडक्शन है। तो यहाँ पर हम ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे, केवल चैप्टर 1 में जो नई चीज है, जो उन चैप्टर्स को छोड़ के दी हुई है, केवल उनको हम यहाँ पर कवर करेंगे और बाकी सारी चीजों को उनके इंडिविजुअल चैप्टर्स में हम देखेंगे। तो सब्जेक्ट मैटर क्या रहता है मैक्रो इकोनॉमिक्स में। देखिए मैक्रो इकोनॉमिक्स का मतलब ही मैंने बता दिया, क्या होता है, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स। किसी एक के बारे में बात नहीं करेंगे, बात करेंगे तो सभी के बारे में बात करेंगे, इकोनॉमी एज अ होल की बात करेंगे हम। तो जब हम इकोनॉमी एज अ होल की बात करते हैं तो मैं किसकी बात कर रहा हूँ, थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। अब जब मैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं किसी एक इंडिविजुअल की बात नहीं करता हूँ, मैं किसकी बात करता हूँ, सभी की बात करता हूँ। जब मैं एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे सभी की बात करता हूँ। ये चीज़ आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो जब मैंने बोला एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट का मतलब क्या है, मैं सभी इंडिविजुअल्स की बात करूंगा, कंट्री एज अ होल की बात करूंगा मैं यहाँ पर। ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। फिर यहाँ पर हम देखेंगे कि फुल एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है, वॉलंटरी और इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट क्या होता है। कि अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या आप लोग अनएम्प्लॉयड हैं, द आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, इस समय आपका पर्पज नहीं है जॉब करना, इसलिए आप अनएम्प्लॉयड नहीं कहला सकते। अनएम्प्लॉयड वो होता है जो जॉब ढूंढ रहा है लेकिन उसे जॉब मिल नहीं रही है। समझ में आए, बिगड़े बाप की बिगड़े औलाद, क्या वो अनएम्प्लॉयड है, नहीं, वो खुद से काम नहीं करना चाहती है, इसलिए वो अनएम्प्लॉयड नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड नहीं कहलाएंगी। ये चीज ध्यान रहेगी। फिर अब चूंकि हम मैक्रो इकोनॉमिक्स में बात करते हैं कंट्री एज अ होल की, तो हम यहाँ पे किसी इंडिविजुअल की इनकम बात नहीं करेंगे, हम किसकी बात करेंगे, पूरे के पूरे नेशन की इनकम। कि पूरे नेशन की इनकम क्या है भाई, अगर मैं सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को ऐड कर दूंगा, सारे इंडिविजुअल्स की इनकम को मैं ऐड कर दूंगा तो मैं किसकी इनकम पर आ जाऊंगा, नेशनल इनकम पर आ जाऊंगा। और यही तो मुझे फाइंड करना है। फिर इसमें मैं देखूंगा डोमेस्टिक इनकम क्या है, नेशनल इनकम क्या है, और उनके डिफरेंट डिफरेंट मेथड्स क्या दी हुई हैं। मेनली यहाँ पर जो 3 मेथड्स की मैंने बात करी थी चैप्टर 2 में, वो यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी। फिर हम आ जाते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइसिंग। अब ये जनरल प्राइसिंग का मतलब क्या होता है, जनरल प्राइसिंग में हम पढ़ेंगे इन्फ्लेशन की, भाई ये महंगाई क्या होती है। भाई महंगाई किसी एक इंडिविजुअल के बिहेवियर से घटती बढ़ती है क्या आज मैं बाजार में जाकर बहुत सारा सामान सिर्फ मैं अकेला खरीद लाऊंगा तो क्या पूरे देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई आ जाने वाली है? आंसर इज क्लियरली नो। अगर मैं बहुत ज़्यादा चीज़ें खरीदता हूँ तो मेरे लिए महंगाई हो सकती है, लेकिन पूरे कंट्री पर उसका इफेक्ट पड़ेगा क्या? नहीं।
हो सकता है मैं कुछ भी सामान नहीं खरीद रहा हूं तो क्या देश में मंदी आ जाएगी? सिर्फ मेरे बिहेवियर से इन्फ्लेशन या डिफ्लेशन डिसाइड नहीं होगा। कंट्री एज अ होल अगर पूरा देश खरीदना बंद कर देगा तो शायद हम डिफ्लेशन की तरफ या मंदी की तरफ चले जाएंगे। या अगर हर आदमी देश का ज़्यादा चीज़ें खरीदने लगेगा, कोई भी चीज़ पे ज़्यादा फोकस करेगा तो शायद उसकी प्राइस बढ़ जाएगी। तो कंट्री एज अ होल का बिहेवियर अलग रहता है और इंडिविजुअल का बिहेवियर जो है अलग रहता है। जो इंडिविजुअल की स्टडी रहती है उसको हम बोलते हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स, और जो कंट्री एज अ होल की स्टडी रहती है उसको हम बोलते हैं मैक्रो इकोनॉमिक्स। फिर ये डिमांड क्या होती है, कई बार डिमांड सप्लाई से कैसे महंगाई और मंदी बढ़ती है, तो एक्सेस डिमांड क्या है, डेफिसिट डिमांड क्या है, यहाँ पर हम पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर हम आ जाएंगे चैप्टर नंबर, हमारा मैंने देखा था चैप्टर नंबर 3 जो था हमारा मनी एंड बैंकिंग, तो उसमें हम थ्योरी ऑफ मनी देखेंगे कि मनी का क्या रोल रहता है। मेनली मनी क्या है, मनी इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मनी मतलब सिर्फ पेपर है क्या? वो नहीं, वो मीडियम ऑफ एक्सचेंज। अगर आप वो किसी को दोगे तो बदले में आपको दूसरे गुड्स एंड सर्विसेज प्रोवाइड कर देगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं एक शॉपकीपर हूं, अगर आप मुझे मनी दोगे तो हो सकता है मैं आपको कॉपी दे दूं, पेन दे दूं, और इन केस मैं आपको कुछ ऐसी चीजें दे दूं जिनको आप छू नहीं सकते, इनटेंजिबल है। फॉर एग्जांपल टीचिंग स्किल्स दे दूं, मैं आपको टीचिंग कर रहा हूं तो ये क्या प्रोवाइड कर रहा हूं मैं? सर्विस। अगर आप डॉक्टर के पास जाते हैं, उसको आप मनी देते हैं, तो आप उससे क्या एक्सचेंज कर रहे हैं? गुड्स नहीं कर रहे हैं, आप सर्विसेज कर रहे हैं जिसको आप छू नहीं सकते हैं। डॉक्टर कंसल्टेशन कर रहा है आपके साथ, राइट। और फिर मनी के जब रोल आता है तो उसमें बैंकिंग भी इन्वॉल्व हो जाता है, तो हम सारे के सारे बैंकिंग ऑपरेशन को इसी चैप्टर में डील करेंगे। ओके। फिर जो हमारा आ जाता है इंटरनेशनल ट्रेड, तो मैंने बताया था कि यहां पर हम क्या देखेंगे कि दो कंट्री एक दूसरे के साथ ट्रेड कैसे करती हैं। यहां पर हम मेनली फॉरेन एक्सचेंज एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, जो चैप्टर नंबर हमारा 6 था, वो यहां पर हम डील करने की कोशिश करेंगे। और फिर देखेंगे कि मैक्रो इकोनॉमिक्स कब इवॉल्व हुआ और इसका क्या इंपॉर्टेंस है, और माइक्रो इकोनॉमिक्स की स्टडी को हमने क्यों छोड़ दिया है, ये चीज हम यहां पर देखने की कोशिश करेंगे। ठीक है। फिर अब जो चैप्टर नंबर 1 है उसमें हम लोग क्या क्या देखेंगे वो एक बार समझ लेते हैं। चैप्टर नंबर 1 में हम क्या क्या देखेंगे? सबसे पहले हम यहाँ पर देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स। टाइप्स ऑफ गुड्स, कितने टाइप के गुड्स हैं? अब आप बोलेंगे सर ये सब चीजें क्या रियली इंपॉर्टेंट है? यस, दे आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिम्स। यहाँ पर प्रीलिम्स में से क्वेश्चन आ जाते हैं और आप लोग सोचते रह जाते हैं कि ये क्वेश्चन इतना टफ था, कहाँ से आया, क्या टाइप ऑफ गुड्स भी पूछा जा सकता है? यस, क्योंकि ये एनसीईआरटी में मेंशन है एंड वॉट एवर इज देयर इन द एनसीईआरटी इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो हम देखेंगे टाइप्स ऑफ गुड्स में कि भैया फाइनल गुड्स क्या होते हैं, ये इंटरमीडिएरी गुड्स क्या होते हैं। फाइनल गुड्स मतलब क्या होते हैं? अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं, भाई कार क्या है? रेडी टू यूज है, क्या आपको उसमें और कुछ काम करवाने की जरूरत है? आप मार्केट गए, कार लेके आए, वो क्या थी? एक फाइनल गुड थी, रेडी टू यूज थी। कुछ गुड्स होते हैं इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स मतलब फॉर एग्जाम्पल कार का इंजन, क्या कार का इंजन डायरेक्टली आप यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। जब तक वो कार में लग के रेडी ना हो जाए कार, तब तक आप उसको यूज कर सकते हैं? नहीं यूज कर सकते। फॉर एग्जाम्पल वीट क्या है? एक इंटरमीडिएरी गुड है। क्या आप डायरेक्ट गेहूं खा सकते हैं? नहीं। वीट को पहले आप फ्लोर में कन्वर्ट करेंगे, फिर फ्लोर से आप क्या बनाएंगे? आप बनाएंगे चपाती। देन ओनली चपाती क्या है? आपका फाइनल गुड है, क्योंकि ये रेडी टू यूज है। क्या वीट रेडी टू यूज है? डायरेक्टली आप इसको खा सकते हैं? नहीं खा सकते। फिर कुछ आते हैं कंज्यूमर गुड्स। कंज्यूमर गुड्स क्या है? जो हम डायरेक्टली कंज्यूम कर लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल टीवी, हम इसको डायरेक्टली यूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल फ्रिज, ओके। फॉर एग्जाम्पल एसी, ये हम क्या करते हैं? डायरेक्टली यूज करते हैं। हमारे शूज, हमारे कपड़े, ये सारी चीजें, हमारा मोबाइल फोन, ये सारी चीजें क्या है? कंज्यूमर गुड्स विच आर यूज फॉर द सेटिस्फैक्शन ऑफ द कंज्यूमर। हम लोग कंज्यूमर हैं, हम लोग उपभोक्ता हैं और हम उन चीजों का क्या कर रहे हैं? उपभोग कर रहे हैं, इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। अब कुछ गुड्स ऐसे भी होते हैं, जैसे कि मैंने बताया भाई मोबाइल क्या है, तो मैंने बोला एक कंज्यूमर गुड है, लेकिन मोबाइल को बनाने के लिए कुछ मशीन की जरूरत पड़ेगी, तो मशीन कंज्यूमर गुड है क्या? नहीं। क्या हम उसको कंज्यूम करेंगे? नहीं। वो मशीन जो है वो फर्दर प्रोडक्शन में हमारे हेल्प करेगी। वो क्या करेगी? फर्दर प्रोडक्शन में जो है हमको हेल्प करेगी। तो कुछ ऐसे गुड्स होते हैं दैट आर यूज्ड इन द फर्दर प्रोडक्शन, और उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। उसको हम क्या बोलते हैं? कैपिटल गुड्स। तो कैपिटल गुड्स आपको याद हो गया क्या होते हैं कैपिटल गुड्स? कैपिटल गुड्स आर दोज गुड्स विच आर यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ फर्दर प्रोडक्शन। कार आपका क्या है? आपने बोला कंज्यूमर गुड, आप कार को कंज्यूम कर रहे हो, लेकिन कार को बनाने वाला प्लांट, उसको बनाने वाली फैक्ट्री, वो क्या है? कैपिटल गुड। क्यों? क्योंकि वो और कारों को बनाने में हमको मदद करती है। तो कैपिटल गुड्स का भी एक अपना अलग इंपॉर्टेंस होता है। और मेनली वेस्टर्न कंट्रीज किस पे फोकस करती हैं? तो वो फोकस करती हैं हमारे कैपिटल गुड्स के ऊपर। ये ध्यान रहेगा आपको। अब जब हम इतनी सारी बातें कर रहे हैं, फैक्ट्रीज चल रही हैं, फैक्ट्री को मैं जब भी यहाँ पर यूज करूंगा तो मैं फैक्ट्री के लिए एक वर्ड यूज करता हूँ। फैक्ट्री मतलब जो प्रोडक्शन यूनिट रहती है आपकी, राइट। प्रोडक्शन यूनिट को क्या बोला जाता है? हम लोग फैक्ट्री बोल देते हैं। तो हम जब भी इकोनॉमिक्स के टर्म्स में यूज करेंगे तो मैं फैक्ट्री की जगह उसको हमेशा लिखा रहूंगा फर्म।
फर्म मतलब क्यों कि हो सकता है वो गुड्स बना रही हो, चीज वस्तुएं बना रही हो, कार वार बना रही हो, और हो सकता है वो डॉक्टर हो, सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा हो, फॉर एग्जांपल सिनेमा वगैरह। तो दोनों जगह फर्म क्या है, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर रही है। तो अब जब फर्म ऑपरेट करती है तो उसमें पैसे की जरूरत रहती है, तो उसमें हमें किसकी जरूरत पड़ती है, इन्वेस्टमेंट की। अभी इन्वेस्टमेंट मतलब जो आप निवेश करते हैं चीजों को बनाने के लिए, और डेप्रीसिएशन का मतलब क्या होता है वो मैं बताता हूं। भाई मैंने किसी चीज को, मान लो मेरी एक फर्म थी, मतलब मेरी एक फैक्ट्री थी, भाई मैंने उसमें इन्वेस्टमेंट किया फॉर एग्जांपल 2 करोड़ रुपीस का। ओके, मैंने इसमें 2 करोड़ रुपीस का इन्वेस्टमेंट किया, और 2 करोड़ रुपए से मैंने उसमें 5 मशीन्स एक्स्ट्रा और लगा ली, 5 मशीन मैंने उसमें और जोड़ दी। मेरे पास मान लो ऑलरेडी मेरी फर्म में कितनी मशीन थी, मैंने बोला भाई 10 मशीन थी। अब मैंने उसमें 2 करोड़ का इन्वेस्टमेंट करा और कितनी मशीन जोड़ दी, 15। तो आप बोलोगे भाई आपकी टोटल मशीन कितनी हो गई, तो आप बोलोगे 15। क्या 15 हो गई है, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि हो सकता है ये जो पुरानी 10 मशीनें थी इसमें से 2 खराब हो गई हो, तो आप पुरानी बची 8 प्लस आपने जोड़ दी 5, तो नेट इन्वेस्टमेंट आपका कितना हुआ, 13 मशीनरी का। क्योंकि कुछ पुरानी मशीनें खराब हो गई हैं, तो वो जो मशीनें रेगुलर यूज के कारण खराब हो गई हैं उसको हम बोलते हैं डेप्रीसिएशन। क्या बोलते हैं, डेप्रीसिएशन, कि उस चीज का घिसाव हो जाना। आप अपनी बाइक यूज करते हो, आप अपनी कार यूज करते हो, तो क्या ऐसा है कि कार और बाइक हमेशा न्यू बनी रहेगी, नहीं, उसमें कुछ रेगुलर पार्ट्स ऐसे हैं जो वियर एंड टीयर होते रहेंगे और वो डेप्रीशिएट होते रहेंगे। डेप्रीशिएट होते रहेंगे इन द सेंस कि भाई उसके टायर घिस गए, तो अब आपको टायर को क्या करना पड़ेगा, चेंज करना पड़ेगा। तो टायर क्या हो गया, डेप्रीशिएट हो गए। भाई उसका हो सकता है पेंट उड़ जाए धीरे धीरे समय के साथ, टाइम के साथ हो रहा है, ये एकदम एक्सीडेंटल है क्या, नहीं, विद रेगुलर यूज। और उसके कुछ इंटरवल रहते हैं, गाड़ी का ऑयल है वो क्या हो गया भाई, जल गया, डेप्रीशिएट हो गया, तो उसका एक रेगुलर इंटरवल है जिसको आपको उसको चेंज करना पड़ेगा। तो अगर डेप्रीशिएशन हो रहा है मशीनरी में, तो उसके लिए आपको एक फंड भी बनाना पड़ेगा। भाई दुकानदार को पता है कि मेरी ये चीज कितने दिन में खराब हो जाने वाली है, तो वो उसके हिसाब से एक फंड भी बनाएगा जिसको हम क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। क्या बोलेंगे, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड। तो जब भी वो दुकानदार या वो फर्म अपना बजट बनाएगी तो उसमें हमेशा वो डीआरएफ, डेप्रीशिएशन रिजर्व फंड को भी कंसिडर करेगी। फिर इन्वेस्टमेंट के कुछ टाइप्स होते हैं कि फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट क्या होता है, यहां पर हम इंडिविजुअल चैप्टर्स में इसको देखेंगे। फिर कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट क्या होता है कि भाई ग्रॉस क्या होता है, नेट क्या होता है। ग्रॉस मतलब मैंने बताया कि अगर टोटल मशीनरी तो मेरे पास कितनी हो गई थी, यहां पर देखा जाए तो 15, लेकिन ओवरऑल में देखूं 2 तो डेप्रीशिएट हो गई थी, तो बची कितनी 13। तो 13 क्या हो गई, नेट हो गई, और 15 क्या थी, मेरी ग्रॉस हो गई। तो जब हम इंडिविजुअल चैप्टर्स पे आएंगे तो उसको यहाँ पर और डिटेल में स्टडी करेंगे। अब एक कंसेप्ट और आता है जिसको हम बोलते हैं स्टॉक फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। स्टॉक फ्लो एंड सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का मतलब क्या होता है, स्टॉक का मतलब होता है एट अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम। मैंने आज आपसे पूछा अभी आपके बैंक में कितना बैलेंस है, फॉर एग्जांपल आपने बोला सर मेरे बैंक में बैलेंस है अभी 1 लाख रुपए, तो ये क्या हुआ, स्टॉक। अभी का क्या है, मैंने किसी दुकानदार से पूछा अभी आपकी दुकान में कितने किलो वीट्स है, उसने बोला भाई मेरे पास 20 kg वीट है, तो ये क्या है, स्टॉक। लेकिन अगर मैं उससे पूछूंगा दुकानदार से कि आपकी दुकान पे पूरे साल में कितना वीट रहा था, तो वो क्या बोलेगा कि सर एक नहीं बता सकता मैं नंबर, क्योंकि वीट कम ज्यादा होता रहा, कम हुआ फिर मैं और लाया, फिर और धीरे धीरे कम हुआ फिर मैं और परचेज गया। तो फ्लो क्या होता है, वेरी करता रहा, तो ये एक वेरिएबल है। और स्टॉक मतलब एट अ फिक्स्ड पॉइंट ऑफ टाइम की जब हम बात करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं हम, स्टॉक। तो स्टॉक और फ्लो क्या होते हैं वो हम यहां पर देखेंगे। और फिर इकोनॉमी में सर्कुलर फ्लो कैसे होता है, भाई इकोनॉमी में फर्म ने किसी चीज का, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन कर दिया। गुड्स एंड सर्विसेज को कौन खरीद लेता है, हम लोग खरीद लेते हैं, जिनको हम बोलते हैं हाउस होल्ड। अब अगर हम हाउस होल्ड हैं तो काम भी कौन करता है, फैक्ट्रियों में हम ही लोग करते हैं। तो ऐसे कैसे ये सर्कुलर फ्लो चलता रहता है, यहां पर हम इसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर इसमें गवर्नमेंट का क्या रोल रहता है, और फिर क्या हम सिर्फ क्लोज्ड इकोनॉमी है, नहीं, हम बाहर से इंपोर्ट एक्सपोर्ट भी करते हैं, तो उसको भी कंसिडर करना पड़ेगा। तो इस टाइप से हम कैसे सर्कुलर फ्लो ऑफ इकोनॉमी को मेंटेन करते हैं और कैसे वो वर्क करती है, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। ये समझ में आया सभी लोगों को। फिर जो अब हमारा चैप्टर नंबर 2 है, चैप्टर नंबर 2 का मैंने नाम बताया था नेशनल इनकम एंड इट्स मेजरमेंट, कि नेशनल इनकम क्या होती है और उसको मेजर कैसे किया जा सकता है। तो हम यहाँ पर नेशनल इनकम और उससे रिलेटेड कंसेप्ट देखेंगे। कंसेप्ट कैसे देखेंगे, आरबीआई जो है हमारा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, वो मेनली 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है। कितने एग्रीगेट्स को यूज करता है, 8 एग्रीगेट्स को यूज करता है हमारी नेशनल इनकम को मेजर करने के लिए। अब वो 8 एग्रीगेट्स क्या है, तो वो है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड नेट नेशनल प्रोडक्ट। तो अब आप बोलेंगे सर ये तो 4 है, हाँ, लेकिन वो उसको 2 जगह में मेजर करता है। एक वो मेजर करता है मार्केट प्राइस पे और एक मेजर करता है फैक्टर कॉस्ट पे। भाई फैक्टर कॉस्ट मतलब क्या होती है, भाई मान लो मैंने एक पेन का प्रोडक्शन किया, मान लो मैंने पेन बना लिया 10 रुपए में,
मुझे कितने में बन गया, वो मेरी फैक्ट्री में 10 रुपए में। तो क्या मार्केट में ये पेन 10 रुपए में बिकेगा? नहीं। अभी इस पे गवर्नमेंट हो सकता है टैक्सेस लगा दे, दुकानदार अपना प्रॉफिट जोड़ दे, तो टैक्स और प्रॉफिट के बाद, टैक्स प्लस प्रॉफिट के बाद हो सकता है इस पेन की कीमत कितनी हो जाए, तो आप बोलोगे अराउंड 15 रुपीज। तो ये इसकी मार्केट प्राइस है। तो आरबीआई हर चीजों को दोनों जगह मेजर करता है कि मार्केट प्राइस क्या है उसकी और फैक्टर कॉस्ट क्या है। फैक्टर कॉस्ट मतलब बनने की कीमत, और मार्केट प्राइस मतलब कि मार्केट आते आते उसकी कीमत कितनी बढ़ जाती है। तो कई बार क्या करता है, जैसे आरबीआई को लगा भाई कोई चीज बहुत ज्यादा महंगी हो गई है, तो गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करता है कि भाई इसकी प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा है, तो आप टैक्सेस थोड़े कम कर दो, तो लोगों को इसकी मार्केट प्राइस कम लगने लगेगी। तो वो कैसे मेंटेन होता है वो हम चैप्टर नंबर 2 में सारी चीजों को डील करने वाले। फिर हम यहाँ पर कुछ बेसिक टर्म्स पढ़ेंगे जो काफी बार प्रीलिम्स में पूछी जाती हैं। बेसिक टर्म्स कैसी पढ़ने वाले हैं हम यहाँ पे, कि ये फैक्टर इनकम क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है, फैक्टर पेमेंट क्या होता है, ट्रांसफर पेमेंट क्या होता है। भाई ट्रांसफर इनकम मतलब क्या होता है, या फिर ट्रांसफर पेमेंट, मान लो गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ने किसी ओल्ड एज पर्सन को क्या प्रोवाइड कर दी, पेंशन। क्या प्रोवाइड कर दी, पेंशन। अभी देखो कभी भी इकोनॉमी में कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, कोई भी लेन देन होता है, तो उसके बदले में कुछ ना कुछ हमें मिलता है। अगर मैं आपको पेन बेचूंगा तो आप मुझे पैसा दोगे? क्या ऐसा है क्या कि आप मुझे पैसा दोगे और मैं आपको कुछ भी ना दूं? ऐसा तो होता नहीं है। लेकिन गवर्नमेंट कुछ इस टाइप के ट्रांजैक्शन करती है, जैसे फॉर एग्जांपल गवर्नमेंट ने किसी बच्चे को एजुकेशन के लिए कोई पैसे दिए, तो क्या बच्चे से वो कुछ बदले में ले रही है? नहीं। तो उसको हम क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट। क्या बोलते हैं, ट्रांसफर पेमेंट, कि गवर्नमेंट ने पैसा ट्रांसफर कर दिया और कुछ भी रिटर्न में नहीं लिया। ओल्ड एज में पेंशन देती है 500 रुपए, 1000 रुपए, तो क्या बदले में उनसे कोई मजदूरी या काम लेती है? नहीं लेती है। तो वो क्या हो गया, ट्रांसफर पेमेंट। हाँ, लेकिन अगर मैं बैंक में जॉब करता हूं, तो मैं जॉब कर रहा हूं और बदले में गवर्नमेंट मुझे पैसा दे रही, तो वो ट्रांसफर पेमेंट नहीं होगा, वो तो मेरी सैलरी होगी, वो मेरी इनकम होगी। तो इनकम में और ट्रांसफर पेमेंट में अंतर होता है, ये चीज समझना पड़ेगी। फिर हम जो जीडीपी है, जीडीपी का मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और इसी के थ्रू हम क्या मेजर करते हैं, इसी के थ्रू हम मेजर करते हैं हमारी नेशनल इनकम। तो ये नॉमिनल क्या होती है, रियल क्या होती है, इसको हम यहाँ पर समझने की कोशिश करेंगे। काफी लंबा कॉन्सेप्ट है, हम चैप्टर नंबर 2 में इसको डील करेंगे। फिर ये जीडीपी डिफ्लेटर क्या होता है, और जीडीपी और वेलफेयर आपस में कैसे एसोसिएटेड रहती हैं। कि फॉर एग्जांपल अगर मैंने बोला कि भाई एक बहुत बड़ा मैं टाटा का स्टील प्लांट लगा देता हूं, तो क्या इकोनॉमी बढ़ जाएगी? तो आंसर इज यस। लेकिन उसके कारण जो एनवायरमेंटल लॉस होगा, जो पॉल्यूशन होगा, जो रिवर गंदी हो जाएगी, क्या मैं उन सब चीजों को कंसीडर कर रहा हूं? और अगर नहीं कर रहा हूं तो जीडीपी का नेगेटिव इंपैक्ट क्या होने वाला है इकोनॉमी पे, मुझे वो भी मेजर करना पड़ेगा। उसके बाद हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट चैप्टर के सिलेबस को देखने के लिए। नेक्स्ट चैप्टर में क्या दिया हुआ है वो देख लेते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है हमारा मनी एंड बैंकिंग। तो मैंने सबसे पहले बताया था कि मनी, क्या आज जो हम पेपर मनी यूज कर रहे हैं वो एक दिन में इवॉल्व हो गया है? आंसर इज क्लियरली नो। पहले हम यूज करते थे भाई, पहले तो क्या होते थे, लोगों के पास उनका पशुधन रहता था, एनिमल। किसके अगेंस्ट यूज करते थे वो, एनिमल के। भाई मान लो मेरे पास बहुत सारी काउज है, मेरे पास क्या है, काउज है, और आपके पास क्या थी, गोट थी। तो अपन लोगों ने क्या किया, एक दूसरे ने एक्सचेंज कर लिया, और ये क्या हो गया, हमारे बीच में ट्रेड हो गया। लेकिन यहां पर मैं क्या कर रहा हूं, कमोडिटी को कमोडिटी के अगेंस्ट क्या कर रहा हूं, चेंज कर रहा हूं। तो इसको मैं सीसी मनी भी बोलता था। हो सकता है मेरे पास एनिमल हो सकता है मेरे पास एनिमल हो और आपके पास ग्रेन्स हो। तो मैं आपको गाय दे दूं तो मेरी गाय से आप दूध निकाल लोगे और आपका वीट में खा के मेरा पेट भर लूंगा। तो ये क्या हो रहा है, ट्रेड हो रहा है। लेकिन यहां पर किसी मनी का इन्वॉल्वमेंट है क्या, नहीं। गुड्स वर एक्सचेंज अगेंस्ट द गुड्स, चीज वस्तुओं को ही मैं चीज वस्तुओं को देके यूज कर रहा हूं। तो ये पहले चलता था सिस्टम, इसको हम बोलते थे बार्टर सिस्टम। लेकिन इसमें इसकी बहुत सारी खामियां थी, जिसको हम बोलते हैं ड्रॉबैक्स थे, जिसके कारण हमने इस सिस्टम को क्या है, छोड़ के आगे बढ़े। फिर धीरे धीरे मनी का इवोल्यूशन हुआ, जो आज की मनी है। तो पहले हमने यूज करी कमोडिटी मनी, जिसको मैंने बोला बार्टर सिस्टम। फिर बाद में एनिमल को यूज करने लग गए, भाई एनिमल को एनिमल के अगेंस्ट यूज करने लग गए, लोग पशुधन रखने लग गए। लेकिन उसमें भी प्रॉब्लम थी। हो सकता है आज मेरे पास 10 लाख गाय हो, अचानक से कोई कल नई बीमारी आ जाए, पूरी की पूरी मेरी गायों की डेथ हो जाए, तो मैं तो एक दिन में भिखारी बन जाऊंगा। तो ये एनिमल मनी में प्रॉब्लम थी। फिर आया मेटेलिक मनी। मेटेलिक मनी मतलब कॉइन्स वगैरह, ये हम आज भी यूज करते हैं। लेकिन इसकी भी प्रॉब्लम है, अगर बहुत बड़ा पेमेंट करना है तो क्या मैं सिक्कों में ही कर सकता हूं, आंसर इज नो। क्यों, क्योंकि सिक्कों को मिंट करना, प्रिंट करना, फिर उनकी वैल्यू, कई बार लोग उनको मेल्ट कर लेते हैं, और 25 प्रॉब्लम इसमें आती हैं। फिर हम मेटेलिक मनी के बाद आए पेपर मनी पे, जो आज भी हम यूज करते हैं, लाइक करेंसी नोट्स। जो आज हम नोट वगैरह यूज करते हैं, ये आज भी चल रहा है। इसके बाद हम और एडवांस गए, अब हम आ गए क्रेडिट मनी पे, लाइक क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, मतलब कार्ड, प्लास्टिक कार्ड अब हम यूज करने लग गए। और फिर आ गए प्लास्टिक मनी। प्लास्टिक मनी मतलब क्रेडिट मनी, मतलब क्रेडिट कार्ड वगैरह जो हम यूज करते हैं, प्लास्टिक मनी मतलब डेबिट कार्ड वगैरह। ओके,
फिर हम देखेंगे डेफिनेशन ऑफ मनी कि भाई मनी की डेफिनेशन होती क्या है, क्या मनी को लेने से कोई रिफ्यूज कर सकता है। तो उसकी दो डेफिनेशन होती है, एक होती है लीगल डेफिनेशन और एक होती है फंक्शनल डेफिनेशन। फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करता हूं नोट की, करेंसी नोट की, तो नोट पे आरबीआई का गवर्नर अपने क्या करके देता है, सिग्नेचर अपने साइन करके देता है और वो लिख के देता है कि आई प्रॉमिस टू पे द बियरर द सम ऑफ 50 रुपीज। अगर 50 का नोट है तो उस पर लिख के देगा मैं धारक को 50 रुपया देने का वचन अदा करता हूं। तो वो लीगल मनी है क्या, बिल्कुल, नोट तो लीगल मनी है, आप उसको लेने से मना नहीं करते। लेकिन चेक, क्या चेक से भी पेमेंट होता है, आंसर इज यस, पेमेंट तो होता है, लेकिन क्या उस पर आरबीआई गवर्नर कोई साइन करके देता है, नहीं करके देता है। तो आप चेक को लेने से मना कर सकते हो, हाँ आप चेक को लेने से मना कर सकते हो कि मैं चेक में पेमेंट एक्सेप्ट नहीं करूंगा क्योंकि इस पे आरबीआई के गवर्नर के सिग्नेचर नहीं है। तो यहां पर हम लीगल डेफिनेशन देखेंगे और फंक्शनल डेफिनेशन को देखेंगे। फिर ये लीगल टेंडर और फिएट मनी, मतलब लीगल डेफिनेशन क्या है, नॉन लीगल टेंडर और फिड्यूशियरी मनी ये क्या है, यहां पर समझने की कोशिश करेंगे, काफी शॉर्ट कंसेप्ट है। फिर हम मनी के फंक्शन देखेंगे। तो मनी के दो फंक्शन होते हैं, एक होता है उसका प्राइमरी फंक्शन दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज, और फिर उसी से बहुत सारे सेकेंडरी फंक्शन हम डिराइव करते हैं जिसको बोलते हैं सेकेंडरी फंक्शन। भाई मनी क्या है, मीडियम ऑफ एक्सचेंज, फिर बाद में मुझसे कुछ और नए फंक्शन को डिराइव कर देता हूं तो जिसको मैं क्या बोलता हूं, सेकेंडरी फंक्शन। तो जब यहां पर पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 3 में तब हम उसको डील करेंगे। फिर हम देखेंगे इंडियन मॉनेटरी सिस्टम और ये कैसे इवॉल्व हुआ, कि हमारा इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ, इसके पीछे की हम थोड़ी सी हिस्ट्री देख लेंगे, इसका थोड़ा सा हम लोग बैकग्राउंड देख लेंगे, ओके, कि इंडियन मॉनेटरी सिस्टम कैसे इवॉल्व हुआ। फिर ये मनी सप्लाई क्या होती है, कि भाई अगर मैं बोलता हूं कि अगर आरबीआई ने एक 100 रुपए का नोट निकाला तो क्या वो 100 रुपए का ही काम करेगा। भाई मान लो आरबीआई ने एक नोट निकाला 100 रुपए का और वो एसबीआई को दे दिया, अब वो एसबीआई ने नोट मुझे दे दिया, अब मैं जाके उससे दूध ले आया 100 रुपए का, दूध वाले ने उससे गेहूं खरीद लिए, गेहूं वाले ने उसको किसी थर्ड पर्सन को दे दिए, वो थर्ड पर्सन कहीं और दे आया, तो क्या ये 100 रुपए का नोट जो आरबीआई ने एक नोट छापा था, क्या उसकी वैल्यू 100 ही रुपए थी, नहीं, उसकी वैल्यू तो शायद उससे कई गुना ज्यादा थी। तो वहां पर हमको मनी सप्लाई का एक कंसेप्ट पढ़ना पड़ता है, प्लस पढ़ना पड़ता है कि ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, क्या पढ़ना पड़ता है, मनी सप्लाई के कंसेप्ट प्लस ये मनी मल्टीप्लायर क्या होता है। अब उसमें कुछ देखना पड़ता है कि M1 क्या है, M2 क्या है, M3 क्या है, M4 क्या है, ये सब क्या है, ये है मेजर ऑफ मनी सप्लाई, ये सब क्या है, मेजर ऑफ मनी सप्लाई। अब आप बोलोगे सर ये क्या रियली इंपॉर्टेंट है, तो बेटा आंसर इज यस। क्यों, क्योंकि 2021 के सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन में प्रीलिम्स में यहां से डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ है, ओके। तो यहां पर एनसीईआरटी से ही वो क्वेश्चन है। फिर देखेंगे कि जो M2, M1, M2, M3, M4 है, इन्हीं को नैरो और ब्रॉड मनी कहते हैं। तो इनको कैसे यहाँ पर हम क्लासीफाई कर सकते हैं, तो वो यहाँ पर हम जब आएंगे तब हम इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे। फिर मैंने बताया मनी मल्टीप्लायर क्या होता है, 100 रुपए का नोट कितनी वैल्यू रखता है बता ही चुका हूँ। फिर ये बैंक क्या होता है और बैंकिंग क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या है। फिर ये नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन ये बैंक से कैसे डिफर करती है। भाई बैंक के तो दो फंक्शन होते हैं, वो मुझसे पैसे लेगा, डिपॉजिट भी लेगा और वो किसी को लोन में भी देगा। लेकिन कोई कंपनी सिर्फ एक ही काम करे, या तो मुझसे केवल पैसे ले या तो केवल लोन पे पैसा दे, तो उसको मैं क्या बोलूंगा, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। फिर ये कमर्शियल बैंक्स क्या होते हैं, सिंपली वो एंटिटी जो किस पे वर्क करते हैं, प्रॉफिट मोटिव पे, किस पे वर्क करते हैं, प्रॉफिट पे वर्क करते हैं, उनको हम बोलते हैं कमर्शियल बैंक्स। कमर्शियल बैंक के फंक्शन क्या होते हैं और वो कैसे मनी क्रिएशन में आरबीआई को हेल्प करते हैं, वो हम यहां पर देखेंगे। फिर सेंट्रल बैंक क्या होता है, फॉर एग्जांपल इंडिया के केस में सेंट्रल बैंक कौन है, तो आप बोलोगे आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इंडिया के केस में क्या है, सेंट्रल बैंक। यूएसए का सेंट्रल बैंक क्या है, तो आप बोलोगे फेड रिजर्व। आप बोलोगे इंग्लैंड का सेंट्रल बैंक क्या है, तो आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ इंग्लैंड। जापान का सेंट्रल बैंक क्या है, रिजर्व बैंक ऑफ जापान। चाइना का क्या है, तो आप बोलोगे रिजर्व बैंक ऑफ चाइना। अभी जो भी होगा वहां पे नाम उसका, पर हम लोग उसको क्या बोलते हैं, हमारे सेंट्रल बैंक को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। फिर सेंट्रल बैंक का क्या फंक्शन रहता है, क्या सेंट्रल बैंक डायरेक्टली हम लोगों से डील करता है, क्या हमसे पैसा लेके उधार देता है, नहीं, वो कमर्शियल बैंक से डील करता है और कमर्शियल बैंक फर्दर हमसे डील करती है। हाँ, लेकिन सेंट्रल बैंक गवर्नमेंट को पैसा देता है और गवर्नमेंट से पैसा उधार भी लेता है और गवर्नमेंट को पैसा उधार भी देता है। तो सेंट्रल बैंक के क्या रोल रहते हैं, क्या फंक्शंस रहते हैं, वो कैसे वर्क करता है, यहां पर हम समझने की कोशिश करेंगे। और कैसे सेंट्रल बैंक मनी सप्लाई को कंट्रोल करता है, कि भाई अगर नोटों की क्वांटिटी ज्यादा है तो उसको कम या ज्यादा करना है मार्केट में, तो सेंट्रल बैंक वो कैसे कर सकता है। तो अगर सेंट्रल बैंक को मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, अगर उसको मनी सप्लाई को कंट्रोल करना है, मनी सप्लाई को कंट्रोल क्यों करता है वो, टू फाइट इन्फ्लेशन, महंगाई से लड़ने के लिए, या फिर मंदी से लड़ने के लिए। अगर महंगाई और मंदी से लड़ना है उसको, तो वो क्या करेगा,
मनी सप्लाई को कंट्रोल करेगा। अब अगर मनी सप्लाई को किसी भी चीज़ को कंट्रोल करना है तो कंट्रोल करने के लिए हमें किसकी ज़रूरत पड़ती है, हमें पड़ती है हथियार की ज़रूरत। तो उसके पास कुछ टूल्स होते हैं जिसको हम बोलते हैं क्वांटिटेटिव टूल्स एंड क्वालिटेटिव टूल्स। तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, वो होता है बैंक रेट। अब ये क्या है, डोंट वरी, बहुत ईजी है, बहुत ईजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। 10 मिनट का कंसेप्ट है, सारी चीज़ें समझा दूंगा। तो क्वांटिटेटिव टूल्स क्या होते हैं, जिससे वो डायरेक्टली मनी की क्वांटिटी को कम ज़्यादा कर देता है। तो क्या होते हैं, उसको हम बोलते हैं बैंक रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, कैश रिजर्व रेशियो, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो एंड रिवर्स रेपो रेट। ठीक है, तो ये सारे क्या है, क्वांटिटेटिव टूल्स है, रेपो रेट या फिर रिवर्स रेपो रेट। फिर कुछ होते हैं क्वालिटेटिव टूल्स, यहाँ पर क्या है, प्यार मोहब्बत से बात करता है। मार्जिनल रिक्वायरमेंट क्या है, लोन टू वैल्यू क्या है, रेशनिंग ऑफ क्रेडिट क्या होता है, मॉरल सुएशन की भाई बातचीत करना, डायरेक्ट एक्शन। कई बार बैंक नहीं मानते हैं तो फिर लातों के भूत बातों से नहीं मानते, तो उनके लिए डायरेक्ट एक्शन भी लेना पड़ता है। और फिर सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, सेंट्रल बैंक मतलब आरबीआई, और कमर्शियल बैंक मतलब एसबीआई। तो इन दोनों में डिफरेंस क्या रहता है, इन दोनों के फंक्शन आपस में कैसे डिफर करते हैं, वो यहाँ पर हम देखेंगे। फिर चैप्टर 4 तो मैंने आप लोगों को बताया था, वहां पर हमको केवल अनएम्प्लॉयमेंट, टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट पढ़ना है। तो चैप्टर 4 को मैंने स्किप करते हुए मैं डायरेक्ट आ गया हूँ चैप्टर नंबर 5 पे, दैट इज गवर्नमेंट बजट। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कौन से आर्टिकल्स में मेनली आई थिंक आर्टिकल 112 में पॉलिटी के दिया हुआ है गवर्नमेंट बजट के बारे में। फिर गवर्नमेंट बजट में हम कुछ पढ़ेंगे कि पब्लिक गुड्स क्या होते हैं और ये प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं। देखो ज़्यादातर लोग पब्लिक गुड्स समझ के बोलेंगे कि वो सरकारी गुड्स होते हैं, नहीं। पब्लिक गुड्स, मैं बोल रहा हूँ रेलवे क्या है, प्राइवेट गुड है। मैं बोल रहा हूँ रेलवे क्या है, प्राइवेट गुड है। तो इससे मतलब आप समझ जाओगे कि पब्लिक गुड और प्राइवेट गुड की डेफिनेशन एटलीस्ट गवर्नमेंट तो डिसाइड नहीं करती है। ओके, तो पब्लिक गुड्स क्या होते हैं, प्राइवेट गुड्स क्या होते हैं, वो हम यहाँ पर देखेंगे। फिर बजट कितने टाइप का होता है, भाई बजट में हमेशा दो चीज़ें होती है। एक तरफ आपके पास आता है पैसा, जिसको हम बोलते हैं रिसिप्ट, क्या बोलते हैं, रिसिप्ट, पैसा आना। और दूसरी तरफ रहते हैं आपके खर्चे, मतलब एक्सपेंडिचर। तो अगर बैलेंस बजट है कि आपके पास जितनी इनकम हुई, जितनी रिसिप्ट है, उतना ही आपने खर्चा किया, तो हम बोलेंगे बजट कैसा है, बैलेंस है। सरप्लस बजट है, मतलब आपके पास जो पैसा आया वो ज्यादा है एक्सपेंडिचर से, मतलब आपने कुछ पैसा बचा लिया है, आपने कुछ सरप्लस सेव कर लिया है। कई बार इंडिया के केस में ऐसा होता है कि डेफिसिट बजट, मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, मतलब हमारे यहाँ पर एक्सपेंडिचर ज्यादा रहता है रिसिप्ट से, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डेफिसिट बजट। आमदनी कितनी है 98 और खर्चा कितना है 1 रुपया, ध्यान रहेगा बिल्कुल। फिर गवर्नमेंट बजट के ऑब्जेक्टिव क्या रहते हैं, गवर्नमेंट कुछ इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करना चाहती है गवर्नमेंट बजट के थ्रू। सबसे पहले वो क्या करती है, रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ, अमीरों से टैक्स लेके पैसा लेती है और गरीबों में बांटती है, दैट इज रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड वेल्थ। रीएलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज, भाई सारे रिसोर्सेज को एक ही जगह ना पंप करती हुए सभी लोगों में बांट देती है, रीएलोकेट कर देती है। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ करती है। कई बार बजट में कुछ ऐसी स्कीम रहती हैं जो किसको प्रमोट करती है, इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करती हैं। एम्प्लॉयमेंट को जनरेट करने में हेल्प करती हैं, इकोनॉमी को स्टेबलाइज करती हैं। और मैनेजमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइजेज, जैसे भाई गवर्नमेंट भी बहुत सारे एंटरप्राइज चलाती है, फॉर एग्जांपल BSNL है, गेल है, सेल है, कोल इंडिया है। तो ये सारी कंपनी गवर्नमेंट चलाती है, तो गवर्नमेंट को ही उनको पैसा देना पड़ता है, तो उनके प्रोविजन भी कहाँ रहते हैं, गवर्नमेंट बजट में। और फिर ये गवर्नमेंट बजट का इंपैक्ट क्या होता है डे टू डे लाइफ में, वो भी हम यहीं पर देखेंगे। फिर गवर्नमेंट बजट के मैंने बताया था 2 कंपोनेंट होते हैं, एक होता है रेवेन्यू, एक होता है कैपिटल। यहाँ पर जब हम गवर्नमेंट बजट का चार्ट बनाएंगे तो हम वहाँ पर देखेंगे। ओके, जब बजट का हम चार्ट बनाएंगे तो वहीं पर उसको देखने की कोशिश करेंगे। फिर ये रेवेन्यू और कैपिटल एक्सपेंडिचर में डिफरेंस क्या होता है, ये भी अगेन प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, स्टेटमेंट वाइज क्वेश्चन यहाँ पर आ जाते हैं। फिर बजट डेफिसिट होता है, जो इंडिया के केस में मोस्टली रहता है कि मतलब आमदनी 98 और खर्चा रुपया, तो उससे कैसा लड़ा जाए और उससे कैसे मेजर लें, बोरोइंग्स कैसे की जाए, दूसरे देशों से कैसा पैसे लेके आएँ। फिर वहाँ पर कुछ इंस्टीट्यूशंस भी आ जाते हैं लाइक इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, वर्ल्ड बैंक, इन सब के क्या रोल रहते हैं वो हम यहाँ पर देखेंगे। और डेफिसिट को कैसे फाइनेंस किया जाए मैंने बता दिया, इन इंस्टीट्यूशंस की हेल्प से या तो विदेशों से पैसा उधार लाके। फिर जो हमारा लास्ट चैप्टर आ जाता है दैट इज चैप्टर नंबर 6, क्या था, फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो सबसे पहले हम देखेंगे फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, कि भाई $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़, ये कौन डिसाइड करता है। फिर टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, इसमें मेनली हमारे पास कितने हैं, 3 है। एक पहले चलता था उसको बोलते थे फिक्स्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम, फिर आया फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम, और अब चलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग। तो आज प्रेजेंट डे में कौन चलता है, तो अपन बोलेंगे प्रेजेंट
डे में चलता है मैनेज्ड फ्लोटिंग रेट सिस्टम। पहले ये चलता था सबसे पहले, फिर इसको बाद में यूएसए ने बंद करवा दिया, फिर ये चलने लगा लेकिन इसमें भी कुछ प्रॉब्लम्स आई। तो अभी कौन सा चल रहा है, तो हम बोलते हैं मैनेज्ड फ्लोटिंग। अभी क्या है नहीं समझ में आया, डोंट वरी, अभी सिर्फ नाम जान लो, हम इसको जब चैप्टर में आएंगे तब काफ़ी डिटेल में डील करेंगे। फिर देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट, कि कितने टाइप के मार्केट होते हैं, ये स्पॉट मार्केट क्या होता है, फॉरवर्ड मार्केट क्या होता है, यहाँ पर हम चैप्टर में डील करेंगे। फिर ये फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन कैसे किया जाता है, कि भाई $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ ही क्यों होते हैं, तो इस कैसे क्या मेथड रहती है वो यहाँ पर हम डील करेंगे। और फिर फॉरेन एक्सचेंज रेट में कैसे कैसे कभी कभार चेंजेस भी आते हैं, कि भाई हो सकता है आज $1 इज इक्वल टू 75 रुपीज़ हो सकता है कल $1 इज इक्वल टू 80 रुपीज़ हो जाए। तो ये क्या हो गया, चेंज हो गया, मतलब रुपये की वैल्यू गिर गई तो उसमें क्या हो गया, आप बोलोगे डेप्रीसिएशन हो गया। हो सकता है रुपया मजबूत हो जाए कि $1 इज इक्वल टू अब हो जाए 60 रुपीज़, तो अब यहाँ पर क्या हो गया, रुपया मजबूत हो गया, तो हमने बोला क्या हो गया, वो एप्रिशिएट हो गया। तो क्या होता है ये डेप्रीशिएशन, डेप्रीशिएशन एप्रिशिएशन क्या होता है यहाँ पर हम देखेंगे, और डीवैल्यूएशन और रीवैल्यूएशन को भी देखेंगे यहाँ पर हम, इजी कंसेप्ट है। फिर हम आ जाएंगे बैलेंस ऑफ पेमेंट पे, कि भाई सिस्टमेटिक रिकॉर्ड आरबीआई कैसे मेंटेन करता है, ये विजिबल आइटम्स क्या होते हैं जब हम ट्रेड करते हैं, इनविजिबल आइटम्स क्या है, कैपिटल ट्रांसफर क्या है, कंपोनेंट क्या रहते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट के, करंट कंपोनेंट, कैपिटल कंपोनेंट। यहाँ पर हम बहुत बढ़िया ब्यूटीफुल चार्ट बनाकर देखेंगे, और यहाँ पर प्रीलिम्स में से कोई भी क्वेश्चन आए, नो मैटर वो कितना ही टफ हो, एकदम हम उसको केक वॉक की तरह सॉल्व कर लेंगे, और इस पर हम बहुत सारे एमसीक्यू भी लगाने की कोशिश करेंगे। ओके, फिर हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन करंट एंड कैपिटल अकाउंट। फिर ये सिचुएशन ऑफ बैलेंस ऑफ पेमेंट, जैसे हमारे इंडिया में भी 1991 में बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस आ गई थी, मतलब हम लोगों ने विदेशों से इतना ज़्यादा सामान मंगाया और उनको बाहर कुछ भेजा ही नहीं, तो हमारे पास डॉलर ही खत्म हो गया था। तो 1991 में ऐसी सिचुएशन आ गई थी कि इवन हमारे पास अगले 14 दिन का भी ऑयल इंपोर्ट करने की ताकत नहीं बची थी, जिसके बाद फिर हमको बहुत सारे रिफॉर्म करना पड़े और काफ़ी एक बड़ा कर्जा लेना पड़ा इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक से। तो ये सब क्या होता है, सिचुएशन कैसी होती है, फेवरेबल भी होती है, इक्विलिब्रियम भी होती है, अनफेवरेबल भी होती है। अनफेवरेबल होती है तो क्या हो जाती है, प्रॉब्लम हो जाती है। तो ये प्रॉब्लम से कैसे हम लोगों ने फेस किया, और 1991 में हमने जो लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन रिफॉर्म जो लिए हैं वो कैसे लिए, ये वाले जो रिफॉर्म से हम क्लास 11 के एनसीईआरटी में भी पढ़ेंगे बाद में। ओके, फिर कॉजेज ऑफ डेफिसिट क्या होते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट में, किन कारणों से आ जाता है बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो डेफिसिट है, या बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस जिसको बोलते हैं, वो कैसे आ जाती है, और उसके आफ्टरवर्ड्स इफेक्ट्स क्या होते हैं, वो भी हम यहाँ पर डील करने की कोशिश करेंगे। तो आज मैंने यहाँ पर आप लोगों के साथ क्या डिस्कस किया है, सिलेबस डिस्कस किया है। और अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो तो आप लोग मुझे बता सकते हो। अगर आप लोग चाहो तो हम लोग यही वीडियोस को लाइव क्लासेस के थ्रू भी पढ़ सकते हैं यूट्यूब के ऊपर। ओके, आई होप आपको ये पसंद आया होगा। आज मैंने यहाँ पर सिलेबस को काफ़ी कम्प्रीहेंसिवली तरीके से डील करने की कोशिश करी है, और मैं आपको फिर प्रॉमिस कर रहा हूँ कि 80% ऑफ द इकोनॉमिक्स के जो क्वेश्चन हैं आपके, वो यहीं से आने वाले हैं, वो इसी स्टैटिक पोर्शन से आने वाले हैं। तो आपको टेंशन नहीं लेना है, खाली इस वीडियो सीरीज़ को देखना है। मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा, 5 to 6 आवर्स में पूरी वीडियो सीरीज़ को कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा। 5 to 6 के 7 आवर्स भी हो सकते हैं, बट यहाँ से मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ कि 2 to 3 क्वेश्चन ज़रूर आएंगे। और अगर 5 से 6 घंटे पढ़ने में 2 से 3 क्वेश्चन बनते हैं तो कॉस्ट बेनिफिट इज़ हाई। कॉस्ट बेनिफिट हमारे यहाँ पर कैसा है, काफ़ी हाई है। तो यहाँ पर आपको बस मेरे साथ बने रहना है, और मैं जो भी चीज़ें बताता हूँ उसको अपनी कॉपी में जॉट डाउन करते चलना है। जॉट डाउन करने को हम क्या बोलते हैं, सिनॉप्सिस बनाते चलना। एनसीईआरटी एक बार में अगर आप रीड करने बैठोगे तो थोड़ी सी डिफिकल्ट है, अभी समझ में नहीं आएगी, लेकिन ये वीडियो लेक्चर की सीरीज़ को कंप्लीट करके जब आप देखोगे तो आपको सब कुछ समझ में आएगा। मेरे साथ हमेशा आप जो क्लास नोट्स हैं, जो रनिंग नोट्स हैं, आप वो बनाते चलिएगा, और उसी को मैं बोलता हूँ सिनॉप्सिस। वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वही आपको रिविजन में हेल्प करेंगे। तो आज की क्लास को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आज हमने सिलेबस डिस्कस किया, और आई होप आप सबको ये पसंद आया होगा। अब मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू।